उनके साथ इंडिया के रिलेशन जाने, जिसमें हमने सबसे पहले इंडिया नेपाल का रिलेशन देखा। उसके बाद इंडिया श्रीलंका और इंडिया बांग्लादेश, इन तीन देशों का हम कर चुके हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इंडिया पाकिस्तान। बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे इशू जिन पर दोनों देशों की बहुत कम बनती है, अक्सर न्यूज में रहते हैं जब भी डिबेट होती है या कोई भी बात हो, चाहे वर्ल्ड लेवल का कोई मंच हो या बायलेटरल डायलॉग हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान का इशू एक सबसे बड़ा इशू रहता है। और दोनों देशों ने काफी ज्यादा अपनी एनर्जी या कह सकते हो फॉरेन पॉलिसी का जो पोल है वो इस पे सेंट्रिक रखा है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया उससे थोड़ा दूर जाता गया, क्योंकि इंडिया को समझ आया कि हमारा रियल एनिमी पाकिस्तान नहीं है। उसका रीजन है, पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, दूसरा उनके वहां जो सोचने का तरीका वो भी काफी डिफरेंट है। साथ में ही अब हमें लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा हमें चाइना से अपने आप को कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि 1947 में कुछ देश साथ साथ आजाद हुए। इसमें से आपको पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और फिर उसके बाद 15 अगस्त को इंडिया बना। तो हमारे दोनों देशों के बीच जो फॉरेन पॉलिसी या रिलेशन है, उसके नेगेटिव होने के जो रीजन है, कहीं ना कहीं इंडिया के डिवीजन में ही एक तरीके से दिखाई देते हैं। जब इंडिया का डिवीजन हुआ, उसी से जुड़ी हुई बातें एक तरीके से जुड़ जाती हैं, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ। नेगेटिव चीजें, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो चलता है वो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम दोनों की हिस्ट्री ऐसी रही है जिसकी वजह से रिलेशन थोड़े से खराब है। ये ऐसा ही है जैसे आप देखो कि भाई दो हस्बैंड वाइफ हैं, और उनकी जस्ट शादी से पहले दहेज को लेकर या कोई और इशू को लेकर मुद्दा उठता है, और एक बार मन में खटास पड़ गई तो जीवन भर वो खटास पड़ती रहती है। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ। जब इन दोनों का डिवीजन हुआ तो उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, सिविल वॉर हुआ। और सिविल वॉर में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोग अपना परिवार खो चुके थे, बहुत सारे लोग अपने जानने वालों को खो चुके थे। तो इससे सबको प्रॉब्लम हुई। इस वजह से दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे बड़ा रीजन डिवीजन जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हुआ, वो एक सबसे बड़ा रीजन था। और उससे भी बड़ी बात, मुस्लिम लीग ने जो थोड़ा सा वायलेंस को फॉलो किया, मुस्लिम लीग ने वायलेंस का काफी ज्यादा यूज किया, और वायलेंस का यूज करके उसने एक अलग देश की एक तरीके से नींव डाली। तो पाकिस्तान जो बना वो वायलेंस तरीके से बना, पीसफुली नहीं बना। इस वजह से भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा। मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि भाई दो देश बनेंगे और वो दोनों देश रिलीजन के बेस पे होंगे। जहां पर हिंदू मेजोरिटी में वो बनेगा इंडिया, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में वो बनेगा पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग की थ्योरी थी कि ऐसे दो देशों का डिवीजन होगा। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस बोली, आप लोग मानते हो कि आप मुस्लिम की पार्टी हो, लेकिन हम नहीं मानते कि हम सिर्फ हिंदू की पार्टी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी जो कांग्रेस की असेंबली है वो इस चीज को मानती नहीं। इसलिए कभी भी ना कांग्रेस ने ना किसी बड़े लीडर ने इंडिया के डिवीजन को रिलीजन के बेस पर तोला। उन्होंने बोला मुस्लिम लीग मानती है कि मुस्लिम के लिए पाकिस्तान है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नहीं मानती कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। उसने बोला इंडिया सबके लिए है, क्योंकि इंडिया को डेवलप करने में किसी एक कम्युनिटी का कोई रोल नहीं। अगर आप देखेंगे मुगल काल में ताजमहल इंडिया की शान बनता है, या लाल किला जिससे आज भी हमारे पीएम फ्लैग होस्ट करते हैं जब हमारा फ्रीडम डे होता है, तो वो मुगलों ने इंडिया को दिया। और मुगल कम्युनिटी किसकी थी, मुस्लिम रूलर। उसको हम बड़े प्राउड मूवमेंट से उस हेरिटेज को रखते हैं। दिल्ली में जितना भी आप डेवलपमेंट देखोगे, चाहे कुतुब मीनार हो या फिर हुमायूं का मकबरा हो, वो सब मुस्लिम रूलर ने डेवलप करवाया। लेकिन कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये मुस्लिम हेरिटेज है इसलिए इसको प्रोटेक्ट नहीं करना। नहीं,
उसका इम्पोर्टेंस एक अलग नजरिए से देखा गया कि ये हम सबकी धरोहर है, और जो भी उन्होंने रिसोर्स यूज किए वो हमारी सोसाइटी के थे। तो पहली प्रॉब्लम जो आती है रिलेशन में वो यही आती है कि दोनों का विजन बहुत अलग है देश को लेके। पाकिस्तान हमेशा अपने आप को एक रिलीजन का हेड एक तरीके से मानने लगा, और उसे लगता है कि मैं मुस्लिमों की कम्युनिटी का साथ दूंगा तो मेरा अच्छा से काम चलता रहेगा। लेकिन इंडिया ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब डिवीजन हुआ तो उस टाइम गांधी जी भी बोलते हैं कि भाई इंडिया का डिवीजन होना एक तरीके से हमारी मोरल वैल्यू का डिक्रीज होना है। इंडियन सोसाइटी में मोरल वैल्यू डिक्रीज हो गई, और मोरल वैल्यू कैसे डिक्रीज हो गई कि पावर के चक्कर में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने देश का डिवीजन कर दिया। ये ऐसे ही है कि कोई फैमिली में रिसोर्स लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, या और किसी चीज को लेने के लिए अपनी फैमिली वालों के साथ या अपने बहन भाई के साथ कुछ गलत काम करे, या उनकी डेथ एक तरीके से करवा सकता है कि उसे लग रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, तो ये उतना ही गलत है। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने बोली, लेकिन अब देश के दो डिवीजन हो चुके थे। तो पहला जो रीजन है, हम लोगों का जो डिवीजन हुआ वो वॉयलेंस तरीके से हुआ, और दोनों तरफ के लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसलिए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीजें पनप गई। और जब किसी से आपका थोड़ा बहुत झगड़ा होता है चल जाता है, लेकिन जब वहां डेथ की बात आ जाती है या ब्लड की बात आ जाती है तो वो बड़ा इशू हो जाता है, उसे कोई भी जनरेशन भूल नहीं सकती। और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में ऐसा दोबारा हुआ तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि ऐसा कैसे हुआ। तो कैसे हम अपनी सोसाइटी में इस फैब्रिक को बनाए रखें कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में ऐसा सिविल वार ना। तो पहला जो रीजन है वो है हिस्टोरिकल रीजन, और डिवीजन का जो बेस ही था वो एक तरीके से गलत था। इस वजह से इंडियन सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो थोड़ा खराब हुआ, और हमारी सोसाइटी में कम्युनल वायलेंस थोड़ा सा बढ़ी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो इंडियन सोसाइटी में हमें दिखाई देती है। तो इंडिया का डिवीजन दो नेशन के रूप में होना, और दो नेशन के रूप में होने के रीजन के पीछे सिविल वॉर का होना, और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये एक सबसे बड़ा रीजन। साथ में पाकिस्तान बोलता है कि उसे जब डिवीजन हुआ तो ना तो सही में रिसोर्स मिले, उसे लगता है कि हमारे साथ इनइक्वालिटी करी गई। हमें इंडिया ने रिसोर्स नहीं दिए, हमें डिवाइड तो किया लेकिन रिसोर्स नहीं दिए। साथ में हमें जम्मू कश्मीर भी नहीं दिया क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ये ऐसे ही है जैसे फैमिली में दो भाइयों के बीच डिवीजन हो, और एक भाई अपने माँ बाप पे आरोप लगाए कि आपने दूसरे भाई के साथ पार्शलिटी की है। ऐसे ही पाकिस्तान का कहना था कि आपने इंडिया को जाने अनजाने काफी बेनिफिट दिया है, हमें नहीं दिया है। एक तो इन्होंने डिवीजन किया, ऊपर से इन्हें लगता है कि हमारा डिवीजन सही से नहीं हुआ, और हमारे बहुत सारे रिसोर्स इंडिया के पास रह गए। जैसे उनका कहना है जम्मू कश्मीर हमारा होना चाहिए। इंडिया बोला तुमने बोला है कि भाई तुम मुस्लिम कंट्री हो, हमने नहीं बोला हम हिंदू कंट्री, तो जम्मू कश्मीर आपका क्यों होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे वो किस में जाएंगे, क्योंकि हर जगह हम लोगों ने एक तरीके से जनमत संग्रह करवाया, लोगों से पूछा कि भाई आपका ओपिनियन क्या है, आप किधर जाना चाहते हैं। वहां ये रीजन नहीं था कि भाई ये मुस्लिम पॉपुलेशन है इसलिए इसको वहां भेजो, नहीं। वहां पर हम लोगों ने एक प्रॉपर वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में लोगों ने डिसाइड किया। तो इंडिया का कहना था जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसाइड करने दो वो किधर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को लगता था जम्मू कश्मीर के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए इनकी पॉलिसी फ्रीडम के तुरंत बाद से ही जम्मू कश्मीर सेंट्रिक हो गई, और इन्होंने अपनी सोसाइटी में भर दिया कि जब तक हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर नहीं आएगा तो हमारे देश में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी रेस्पेक्ट नहीं होगी। ये सारी चीजें जुड़ गई। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के जो रूलर थे वो थे राजा हरी सिंह, जो एक हिंदू थे। राजा हरी सिंह, और जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजोरिटी।
लेकिन राजा हरि सिंह और वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन चाहती थी कि हम ना इंडिया का पार्ट होने ना पाकिस्तान का, हम अलग से इंडिपेंडेंट देश बने। तो वो किसी भी कंट्री में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा जल्दी थी। पाकिस्तान ने 1946 में ट्राइबल लोगों के मिलके, बोला तो ये जाता है कि उसने अपने ही सोल्जर बोले थे, लेकिन वो बोलते नहीं ये ट्राइबल लोग थे और इन्होंने वायलेंस किया। 1946 के आसपास उन्होंने प्लान बना लिया था पहले से कि जम्मू कश्मीर हमारा है। और उसके बाद 1947 की आजादी जैसे ही मिली, उसके कुछ टाइम बाद आप कह सकते हो 1948 के आसपास, जब राजा हरि सिंह ये डिसीजन ले ही रहे थे कि मैं किधर जाऊं कहाँ ना जाऊं या इंडिपेंडेंट रहूं, और उन्होंने इंडिया से भी टाइम मांगा, साथ में पाकिस्तान से भी टाइम मांगा कि भैया हमें सोचने दो, अभी हम कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। इंडिया ने उसको प्रॉपर टाइम दिया, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा जल्दी किया। 1948 के आसपास उसने ट्राइबल एक सेना के रूप में जम्मू कश्मीर में भेज दी। और ट्राइबल लोगों ने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जम्मू कश्मीर के लोगों का। और उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू लोगों को टारगेट किया, सबको टारगेट किया। हिंदू मुस्लिम जो थे सबको उन्होंने टारगेट किया। वुमेन का रेप किया। और एक टाइम तो ऐसा हो गया कि पाकिस्तान के कंट्रोल में वो लोग नहीं रहे। पाकिस्तान की आर्मी को लगा था ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिसोर्स देखे, जैसे ही उन्होंने चीजें देखी, तो वो भी भटक गए। तो जब ये सारी चीजें गई तो राजा हरि सिंह इंडिया के पास आए कि भैया हमें बचा लो। तो हमने बोला किस बेस पे, किस बेस पे हम आपको बचा लें, आपके ऊपर एक दूसरा देश वॉर कर रहा है, आप हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं हो, ना आपके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है, तो भैया हम आपको कैसे बचा लें, ये बताओ हमें रीजन। तो राजा हरि सिंह जी बोले फिर क्या होगा, एग्रीमेंट साइन करो। अगर आप घोषित कर देते हो कि भाई हम इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं या इंडियन टेरिटरी में शामिल होते हैं, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी तुम्हारी प्रोटेक्शन करना। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारी टेरिटरी का हिस्सा ही नहीं। उसके बाद राजा हरि सिंह ने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया। और उस इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने बोला मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं। जैसे उन्होंने ये बात बोली कि मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, तुरंत हमने इस बात को एक्सेप्ट किया, साइन करवाए लॉर्ड माउंटबेटन के, साथ में हमारे पीएम के भी साइन हुए और राजा हरि सिंह के भी साइन हुए। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के इन ट्राइबल लोगों को पीछे करना स्टार्ट किया। ये ट्राइबल लोगों को काफी पीछे लेके गए, लेकिन एक हिस्सा जम्मू कश्मीर का बच गया। और धीरे धीरे जो नेहरू जी थे एक बड़े लीडर थे, तो उन्हें लगता था कि ज्यादा वायलेंस करेंगे वर्ल्ड लेवल पे हमारी इमेज खराब हो जाएगी। पटेल जी चाहते थे कि पूरे जम्मू कश्मीर को कब्जे में कर लिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने थोड़ा रुकवा दिया और नेहरू जी इस मुद्दे को ले गए यूएन। इसलिए जो हिस्सा बचा वो कहलाता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो इंडिया के पास है वो हिस्सा इंडिया के पास रह गया और इधर वाला हिस्सा पीओके। और ये लो लाइन आपको दिख रही है, इसे कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी के एक तरफ इंडिया का पार्ट है, कारगिल लेह श्रीनगर। एलओसी की दूसरी तरफ गिलगिट बल्चिस्तान का पार्ट है जो पाकिस्तान के कब्जे में अभी है, जिसे पाकिस्तान वाले लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हुई और इन्होंने हमारे उसमें एग्रीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका दिया कि भैया आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ अपनी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आपको कुछ नहीं होगा, आप हमें अभी कुछ राइट दे दो, जैसे आपकी डिफेंस सिक्योरिटी का मामला है इंडिया के अंदर, साथ में आप बोल दो कि आप इंडिया का पार्ट हो। एक तो राजा हरि सिंह ने ये सब बोला, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन बना। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि हाँ भैया हम इंडिया का पार्ट हैं, लेकिन हमारे अपने कुछ नियम हैं। तो उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 370 ऐड किया। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राइट मिला।
जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राइट हमने दिया, विशेष अधिकार, कि जम्मू कश्मीर इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसके यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा हमने राइट दिया, और जम्मू कश्मीर के सारे लोग इंडिया के समर्थन में थे, मुस्लिम हो हिंदू इससे मैटर नहीं था, सब लोग उस टाइम इंडिया के पक्ष में थे, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ा वायलेंस किया और एक्सप्लॉयटेशन भी किया उनकी फैमिलियों का, उनके रिसोर्स का। इसलिए मुस्लिम लोग भी इंडिया के साथ ही रहना चाहते। तो जब ये सारी चीजें हुई तो पाकिस्तान और बौखला गया, और उसके बाद से उसकी जो फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सेंट्रिक रहती, और वो हमेशा कोशिश करता है जम्मू कश्मीर के उसे को जहां भी उसे मौका मिले वहां पे उसे उठाया जाए और बोला जाए कि इंडिया हमारे लोगों को कंट्रोल करता है, वहां के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होने देता। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो इंडिया वाला जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा डेवलप है। इंडिया ने वहां पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई है। जब आप देखेंगे चंद्रयान 3 मिशन को जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी बड़ी एलईडी पे देखा, जैसे हम सिनेमा पे देखते हैं, और वो वीडियो हमने ऑफिशियली शेयर भी की। तो जम्मू कश्मीर में मुश्किल से 1% लोग हैं जो पाकिस्तान की साइड है। 99% पब्लिक को पता है कि भाई हमें अगर अपना डेवलपमेंट करना है, इंडिया के साथ रहने में ज्यादा बेनिफिट है। इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोग पहले भी और अभी भी इंडिया में ही रहना चाहते हैं, बस वो थोड़ा कुछ फ्रीडम चाहते हैं। ये सारी चीजें उनकी रहती है, वरना जम्मू कश्मीर में बहुत कम लोग हैं जो एक तरीके से जाएंगे। और अभी आपने देखा G20 समिट के लिए बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर घूम के आए, और जम्मू कश्मीर एकदम ऐसा लग रहा था जैसे स्विट्जरलैंड। इंडिया के जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हमने किया है, चाहे वहां का टूरिज्म प्रमोट करना हो। और इस साल की जो रिपोर्ट आई थी तो 2022-23 में जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा अपने टूरिस्टों को होस्ट किया है। टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पे काफी ज्यादा डेवलप हुई है आर्टिकल 370 को हटाने के बाद। क्यों? क्योंकि अब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है। पहले बहुत सारे लोग वहां घूमने नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन अब लोगों को डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे आर्मी को खुली छूट है, और साथ में जो जो लोग पाकिस्तान के साथ थे या थोड़ा सा अलगाववादी थे उनको सरकार ने न्यूट्रलाइज कर दिया, या तो वो जेल में या उनको ऊपर पहुंचा दिया। तो सरकार ने एक तरीके से कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को मौका मिले कि वो डेवलपमेंट के रास्ते पे आए, ना कि वो बंदूक के रास्ते उठाए। और वो सब कैसे होगा? एक तो हम बाहर से टेररिस्ट आने ना दें, दूसरा जो हमारे एरिया में इनको जो फंडिंग मिलती है गलत सोर्स से जिसका मिसयूज करते हैं उनको टारगेट किया जाए। तो सरकार की दोनों तरफ की पॉलिसी है, एक सॉफ्ट पावर, दूसरा हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर में हम उनके यूथ को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, बहुत सारे ग्राउंड जम्मू कश्मीर में खुले हैं, ये सारी चीजें उनको दे रहे हैं। और हार्ड पावर मतलब हमारी आर्मी एक तरीके से हार्ड पावर का यूज करती है जब कोई प्यार से नहीं मानता। लेकिन आर्मी कोशिश करती है कि यूथ लोगों को ट्रैक पे लाया जाए। आर्मी भी बहुत सारी चीजें, जैसे जम्मू कश्मीर जब वैक्सीन दी गई तो आर्मी के द्वारा दी गई। रक्षाबंधन पे भी आपने देखा कैसे जम्मू कश्मीर की बेटियों ने हमारे आर्मी वालों को राखी बांधी। तो ये उस सोसाइटी में बनती पीस को दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस चीज का नेगेटिव एंगल दिखाता है और बोलता है कि भाई इंडिया वहां पर डेवलपमेंट नहीं करता, टॉर्चर करता है लोगों को, ये सारी चीजें उसके, इसलिए उसकी फॉरेन पॉलिसी का ज्यादातर एनर्जी इसी पे चली जाती। तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर का इशू, और इंडिया ने अब इस इशू को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है। इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद बोला कि भाई अब हमारे देश में जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और जिस हिस्से की तुम बात करते हो उसका ज्यादातर हिस्सा हमने लद्दाख में शामिल कर दिया। तो अब तुम्हें जो मुद्दा उठाना पड़ेगा वो उठाना पड़ेगा लद्दाख। तो लद्दाख इशू को उठाओ, जम्मू कश्मीर तो ठंडा हो गया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इसमें थोड़ा सा बैकफायर कर गई।
इंडिया ने थोड़े अपने कार्ड सही से खेले, और साथ में जम्मू कश्मीर के लोग भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में जाएं। उल्टा होता है कि जो पीओके के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इंडिया में आए, क्यों? क्योंकि वहां पर उनका डेवलपमेंट नहीं हो। और पाकिस्तान में जिस हिसाब से क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो अपने मेन एरिया का ही डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, तो जम्मू कश्मीर को कहां से रिसोर्स मिलेगा? ये सारी चीजें एक तरीके से चलती हैं। तो जम्मू कश्मीर का इशू हमेशा से दोनों देशों के बीच एक बड़ा इशू रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और इशू, टेररिज्म। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बहुत सारे वॉर लड़े, लेकिन वो किसी वॉर में जीत नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उनकी मिलिट्री ने एक नया तरीका अपनाया, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर मतलब क्या होता है? इसमें कोई बड़े लेवल का वॉर नहीं होता, छोटे छोटे इवेंट होते हैं। जैसे इंडिया में उरी अटैक हुआ, इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ, इंडिया में मुंबई अटैक हुआ, या इंडिया की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। ये सारे छोटे छोटे इवेंट एक तरीके से प्रॉक्सी अटैक हैं। मतलब अपने दुश्मन को कमजोर कर दो और दुश्मन को पता भी ना चले कि हम उससे लड़ाई कर रहे। पाकिस्तान इतना बड़ा वार भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है डायरेक्ट वार करेंगे तो इंडिया से हम हार जाएंगे। क्योंकि उसने 1965 में करके देखा, 71 में करके देखा, 99 में करके देखा, हर बार वो हार गया। उसके बाद उनकी आर्मी ने एक नई पॉलिसी अपनाई, प्रॉक्सी वार। इंडिया में बहुत सारे इशू उठा दो। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये वाला इशू रहे। दूसरा, इंडिया में टेररिज्म के साथ साथ फेक करेंसी। एक तो टेररिज्म या आतंकवाद, इन लोगों को इंडिया भेजा जाए और ये लोग इंडिया में अटैक करें और इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ें। इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इंडिया में पीस नहीं रहेगी, और इंडिया की पीस नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे एक पावर नहीं हो पाएगा। ये इनका एक विजन है टेररिज्म के वजह से। और साथ में पाकिस्तान वाले बोलते हैं दो तरह के टेररिस्ट होते हैं, एक गुड, दूसरा बैड। इंडिया बोल रहा वाह, ये भी डेफिनेशन होता है। बोलते हैं एक गुड और एक बैड। गुड कौन है? गुड टेररिस्ट वो है जो इंडिया पर अटैक करता है। बैड कौन है? बैड टेररिस्ट वो है जो हम पे ही अटैक करता है। जो टेररिस्ट इंडिया पे अटैक करते हैं उनको इनकी आर्मी काफी सपोर्ट करती है, जैसे लश्कर ए ताइबा। ये इनके यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में एज ए एनजीओ काम करती है। इसके बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट में, मुंबई अटैक में भी, साथ में उरी अटैक में भी इसका काफी ज्यादा है। और जब पाकिस्तान के पेशवार में अटैक हुआ, पाकिस्तान का एक प्लेस है पेशवार जहां पर एक सैनिक स्कूल था, उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। पेशवार में किसी टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया और लगभग 100 बच्चों की डेथ हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने टेररिस्ट के खिलाफ अपनी पॉलिसी लॉन्च, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये चलाया और उन लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन जो ये लश्कर ए तोयबा ऐसे आतंकवादी, इनको नहीं कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि ये तो इंडिया पे अटैक करते हैं, इंडिया को कमजोर करते हैं। उसमें ये लोग इनका साथ देते हैं। साथ में अमेरिका के ऊपर जो हमला हुआ यूएसए में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसमें भी उसामा बिन लादेन, वो भी कहां मिला? पाकिस्तान में। पहले यूएस से हमारा भरोसा नहीं करता था। इंडिया अलग अलग मंच पे, यूएन के लेवल पे बोलता था कि हम लोग टेररिज्म से पीड़ित देश हैं और इस टेररिज्म को पाकिस्तान फैलाता है। लेकिन उस टाइम ना तो यूएसए ना वेस्टर्न कंट्रियां इंडिया की बात समझती थी। बोलते हैं टेररिज्म क्या होता है? कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर का इंटरनल सिक्योरिटी मामला है। और पाकिस्तान ऐसे दिखाता था कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते इंडिया में रहने, इसलिए वो वायलेंस तरीके का यूज करते हैं।
वो लोग रिवॉल्यूशनरी हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। पाकिस्तान ये सोचता था, लेकिन जब WTO सेंटर या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक हुआ, उसामा बिन लादेन का उसमें हाथ मिला, उसके बाद यूएसए और वेस्ट कंट्रियां जागी। उसके बाद इन्होंने माना कि हाँ भाई, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री। और उससे भी बड़ी बात, ये खोज रहे थे उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में, लेकिन उसामा बिन लादेन मिला कहाँ? पाकिस्तान में। उसके बाद से धीरे धीरे यूएसए और वेस्टर्न कंट्रियों के रिलेशन पाकिस्तान से डिग्रेड होने लगे और इंडिया से बढ़ने लगे। उन्हें इंडिया पर ट्रस्ट होने लगा और धीरे धीरे हम लोगों ने टेररिज्म के मुद्दे पे पाकिस्तान को घेरना स्टार्ट किया। अभी जो G20 का समिट इंडिया में हो रहा है, G20 से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ये G20 का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है वर्ल्ड लेवल पर जो भी देश इलीगली अपनी रिसोर्स का मिसयूज करते हैं, किसी टेररिस्ट को या किसी और कंट्री में नुकसान पहुंचे वाले ग्रुप को देते हैं, तो उस कंट्री पर बैन लगा दिया जाए। तो पाकिस्तान को अभी इस FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसमें कई लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट मतलब वॉच लिस्ट में है। अभी पाकिस्तान को देखा जा रहा है, अगर पाकिस्तान ऐसे ही टेररिस्ट को सपोर्ट करता रहा तो उसे ग्रे लिस्ट से डिग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। इसका मतलब वो रेड लिस्ट हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, और उसका जितना भी पैसा दुनिया के किसी भी बैंक में, वो सब सीज हो जाएगा। इसलिए अभी पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस का एक और रीजन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इस पे सैंक्शन लगाएगा। और पाकिस्तान को कुछ काम दिए हैं कि भाई ये 8 काम तुम्हें करने हैं। तुम्हारे देश में जो फेक करेंसी चलती है उसको रोकना है, साथ में तुम्हारे देश में जो ये टेररिस्ट लोग हैं इनको न्यूट्रलाइज करना है, जेल में डालना है, या जिनकी डिमांड इंडिया करता है उनको इंडिया को देना। लेकिन पाकिस्तान ये सारी चीजें नहीं करता है, इस वजह से उसे फंडिंग भी नहीं मिलती। और अब धीरे धीरे वहां की जनता में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है और उन्हें भी लग रहा है कि हमारी टेररिज्म की पॉलिसी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। हम लोगों ने सांप पाला था दूसरे को काटने के लिए, लेकिन कई बार सांप अगर जहरीला हो तो अपनों को भी काट लेता है। तो इन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया इसलिए कि इंडिया पर अटैक हो। इस वजह से वहां के यूथ हथियार सीख गए। लेकिन अब उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज्यादा है कि वो लोग खुद अपने देश पर ही अटैक करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब है। और ये हमें दिखता है पेशवार अटैक में भी, कि उन्होंने सांप पाला लेकिन सांप इनको भी खा गया। इसलिए पाकिस्तान इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली काफी वीक देश हो गया है। पाकिस्तान के पास इतने कम रिसोर्स नहीं थे, बांग्लादेश उसके बाद आजाद हुआ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान से कई गुना अच्छा कर रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से आगे निकल चुकी है, जबकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। कल की क्लास में हमने देखा भी था, ईस्ट पाकिस्तान पहले बांग्लादेश हुआ करता था। साथ में और भी जो देश हैं जो उस टाइम आजाद हुए, जैसे इंडिया। इंडिया पहले पाकिस्तान से कमजोर था हर एंगल में, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा थी और हमारे बहुत सारे रिसोर्स पाकिस्तान के पास चले गए। जैसे हमारा कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास गया, इंडिया का जूट इंडस्ट्री सारा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश वाली साइड। इंडिया काफी ज्यादा वीक हुआ। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने रिसोर्स का सही से यूज नहीं किया। जम्मू कश्मीर के इशू, टेररिस्ट, इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना, इस पे इनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। इंडिया दूसरी तरफ अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान देता है। इंडिया ने अपने IIT बनाए, एम्स बनाए, लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इस वजह से इंडिया आज की दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर के रूप में उभरा। और ये कुछ सिंबल हमें G20 का समिट करने से भी दिखता है। साथ में इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उस पर भी दिखता है
कि कैसे इंडिया कितनी प्रोग्रेस कर गया है, और साथ में एनालाइज करने वाली सिचुएशन जो किसके लिए है, वो है ब्रिटिश के लिए, पाकिस्तान के लिए। भाई ब्रिटिश लोगों ने दोनों देशों को आजाद किया, लेकिन पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। और आप लोगों ने गदर 2 मूवी का डायलॉग सुना होगा, अब पाकिस्तान वालों को दोबारा मौका दिया जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और रियलिटी में हो भी ऐसा ही रहा है। धीरे धीरे पाकिस्तान के लोग अपने देश को छोड़ने के लिए रेडी हैं। वो यूरोप जाना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्री जाना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं। वो इंडिया आए नहीं आए, लेकिन वो दुनिया में दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और वो अपने देश को छोड़ के भी जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सीमा हैदर का देखा। ये बहुत सारे इंसिडेंट, ये तो छोटे मोटे इंसिडेंट है। बहुत सारे पाकिस्तान के यूथ पढ़ पढ़ के, एजुकेटेड हो के डेवलप कंट्रियों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता अपने देश में। ये पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे फेल्ड स्टेट हो रहा है। एक फेल्ड स्टेट, फेल्ड मतलब उनके पास ना डेमोक्रेसी है, ना पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है, ना उनके पास इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग है, ना उनके पास उनकी सोसाइटी स्ट्रांग है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो हम बात किससे करें? प्रॉब्लम यहां आती। पाकिस्तान और इंडिया के साथ बहुत सारे इशू हैं, लेकिन बात किससे करें? जब इनके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करना या ट्रेड डील करना भी मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है इस चीज का फायदा या तो इनकी आर्मी उठाए, या फिर इनकी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन उठाए। क्योंकि अभी तो भी हम जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी उसको बोल पाते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ से एक आतंकवादी आया था। जब वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं रहेगा, किसको बोलेंगे? वहां को कोई पीएम ही नहीं है, वहां को कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, किसको हम ब्रीफ करेंगे? इसलिए इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर हो, लेकिन इतना भी ना हो। वहां पर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है। ये हमारे बेनिफिट के लिए जरूरी है, क्योंकि वरना पाकिस्तान से माइग्रेशन काफी ज्यादा होगा। और फिर जैसे अफगानिस्तान में हमें दिखता है तालिबानियों को कंट्रोल है, ऐसे पाकिस्तान में टेररिस्टों का कंट्रोल हो जाएगा, और फिर उनके ऊपर कोई रोक लगाने वाला नहीं होगा, ना पब्लिक होगी, ना पॉलिटिकल सिस्टम होगा। तो उसके बाद वो हो सकता है मिसाइल लॉन्च करके इंडिया पे फेंकने लगे। ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ हैं, इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी बने। पाकिस्तान इतना बेकार ना हो जाए कि वहां पर कोई भी कंट्रोल कर ले, या चाइना उनकी पूरी टेरिटरी को कंट्रोल कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम भी नहीं चाहते। कुछ और जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के खुद इंटरनल इशू है। पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन इसके यहाँ भी डाइवर्सिटी है। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसने इंडिया की तरह डाइवर्सिटी को कभी अडॉप्ट ही नहीं किया। इसने हमेशा सबको एक तराजू में तोला। ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को बोला तुम्हें उर्दू पढ़नी पड़ेगी, उन्हें बंगाली आती है। जबकि इंडिया का मॉडल क्या है? हम लोग वासुदेव कुटुंबकम। हम बोलते हैं कि पूरे दुनिया एक संसार है। इसलिए आप देखेंगे इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एक भी नहीं। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत को दिखाता है कि हम लोगों के पास इतनी लैंग्वेज होने के बावजूद सबको हमने यूनाइटेड किया हुआ है। पाकिस्तान में दो चार लैंग्वेज थी, उसके बावजूद भी यूनाइटेड नहीं कर पाए, सब पर थोप दिया उर्दू पढ़ो बस। और जबकि उर्दू भी कहाँ डेवलप हुई? इंडिया में। बंगाल वाले बोलते हैं भैया हमारा क्या होगा, हमारी बंगाली को कौन पूछेगा, हमारा कल्चर डिग्रेड हो जाएगा। बोले हमें मतलब नहीं है। और हमने देखा भी कैसे बांग्लादेश बना 1971 में, जब इन्होंने टॉर्चर किया। साथ में इनका एक और हिस्सा बलूच, बलूचिस्तान जो सिंध के पास पड़ता है, उस एरिया में बहुत सारे पाकिस्तान के रिसोर्स हैं। ऐसा माना जाता है वहां पे गोल्ड, सिल्वर,
यूरेनियम, थोरियम, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन बलूचिस्तान वाले एरिया में पाकिस्तान सही से स्टेबिलिटी नहीं ला पाया। वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस होती रहती है। और बलूचिस्तान वाला एरिया बलूच लोगों का है। और जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो एक जिक्र आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वाला जो प्लेस था वो इधर ही था। माना जाता है इंडियन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है बलूचिस्तान के एक गांव मेहरगढ़ के आसपास से हुआ। धीरे धीरे वहां से इकोनॉमी, तो बलूचिस्तान इंडिया की हिस्ट्री में काफी ग्लोरी वाला रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बलूच के लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हमेशा इनकी पॉलिटिक्स, इनकी आर्मी एक प्रोविंस पे डिपेंड रही, वो है पंजाब। पंजाब के चारों तरफ पंजाबी लोगों का नेशनल डांस भांगड़ा, तो इनके देश का भी नेशनल डांस भांगड़ा। पंजाबी लोग उर्दू बोलते हैं तो इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू। पंजाबी लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं तो इनकी वेशभूषा कुर्ता पजामा। ये सारी चीजें इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस वजह से यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। डाइवर्सिटी जैसी थी वैसी बनी रही, क्योंकि इन्होंने कॉपरेट नहीं किया, क्योंकि ये हुए उसी बेस पे थे। और इन्हें लगा कि भाई हम सबको एक ही धागे में पिरो देंगे। लेकिन धागा पिरोने के चक्कर में सारी मालाएं बिखर गई। और बलूचिस्तान में ही जो फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खां, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये दांडी मार्च के हीरो थे। और इन्होंने रेड कुर्ती मूवमेंट चलाया था, लाल कुर्ती मूवमेंट। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है या सीमांत गांधी। क्यों? क्योंकि इनका जो एक तरीके से मूवमेंट करने का तरीका था वो ऐसा ही था जैसे गांधी करते, पीसफुल। इन्होंने अपने लोगों को समझाया और पीसफुल मूवमेंट चलाया। ये नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंडिया इनको इंक्लूड नहीं कर सकता था। और इंक्लूड ना करने का रीजन क्या था? क्योंकि इंडिया की टेरिटरी इनसे मिलती नहीं थी। गुजरात से पहले सिंध वाला पूरा प्रोविंस पड़ता है, उसके बाद बलूचिस्तान पड़ता है। इसलिए हम इनको लिंक करते तो टेरिटरी दूर हो जाती। साथ में ही वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। तो हमने फ्रंटियर गांधी को बोला देखो सर पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन इस बात से ये बहुत नाराज थे। ये बातें पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी। शुरुआत में पाकिस्तान वालों ने बोला फ्रंटियर गांधी से कि हम आपका साथ देंगे, आपके कल्चर को इंपॉर्टेंस देंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसने बोला ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे बलूच लोगों की जो कल्चर था उसको इन लोगों ने धीरे धीरे डिग्रेड कर दिया, उनको राइट ही नहीं दिया। आपको बलूच के लोग ना तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ना पाकिस्तान की आर्मी में, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट जॉब में कहीं नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इनके लोगों का मानना है कि बलूच लोग देशद्रोही हैं। ये लोग शुरू से ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने। ये हमेशा इंडिया के समर्थक रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बलूच लोग इनके खिलाफ काफी ज्यादा मूवमेंट करते हैं। और ये लोग कई बार इंडियन गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जैसे आप लोगों ने बांग्लादेश को आजाद करवाया हमें भी आजाद करवा दो। और कई बार व्हाट्सएप में जब बलूच लोगों ने काफी ज्यादा एक तरीके से विद्रोह किया तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के और टुकड़े हो जाएंगे। अभी भी बलूच लोग काफी ज्यादा मूवमेंट करते हैं वर्ल्ड के लेवल पर ही। और इनके बहुत सारे लीडर जो थे उनको पाकिस्तान की आर्मी ने गायब भी कर दिया। बहुत सारी वुमेन के साथ रेप किया। और चाइना की इस बलूच वाले एरिया पे काफी ज्यादा नजर है। इसलिए चाइना ने बलूच वाले एरिया में पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर डेवलप किया है जिसका नाम है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। ये कॉरिडोर चाइना डेवलप करना चाहता है बलूच वाले एरिया में।
और चाइना बोलता है अगर ये डेवलप हो गया तो पाकिस्तान के इस वाले एरिया से जाएगा और जम्मू कश्मीर वाले एरिया से होते हुए चाइना पहुंचेगा। इससे क्या होगा, इसमें रोड डेवलप होगा, इसमें रेलवे डेवलप होगा, इसमें पोर्ट डेवलप होगा, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इससे फायदा होगा पाकिस्तान को, बलूच लोगों का डेवलपमेंट होगा तो वो वायलेंस नहीं करेंगे। पाकिस्तान को लगा अच्छा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान ने चाइना की इस बात को मान लिया। धीरे धीरे चाइना यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप किया, लगभग $65 बिलियन पाकिस्तान को क्रेडिट दिया, लोन दिया। लेकिन चाइना ने ये लोन फ्री में नहीं दिया, बहुत सारा पैसा भी लिया इंटरेस्ट के रूप में। तो पाकिस्तान को शुरुआत में लगा ये अच्छा है, डेवलप होगा, लेकिन इसका एक जो बेल्ट है वो पीओके से जाता है, इसका जो रास्ता है वो पीओके से जाता है, और पीओके को इंडिया अपना कहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया ने इस पे काफी ज्यादा विरोध जताया। इंडिया ने चाइना से भी बोला कि भैया आप हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन कर रहे हैं, हम एक स्वतंत्र देश है और हमारी टेरिटरी का पार्ट है पीओके, और तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपैक बना रहे हो। और पाकिस्तान के इस बलूच वाले एरिया में ही एक पोर्ट भी डेवलप हो रहा है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कराची से जस्ट थोड़ा पास में, और ये चाइना ने ये प्रोजेक्ट जो डेवलप करवाया हकीकत में अपने फायदे के लिए डेवलप करवाया। उसे लगता था कि हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इंडियन ओशियन से जाना पड़ता है, और कभी इंडिया के साथ हमारा वार हो गया और इंडिया ने शिप रोक लिए तो चाइना को इस चीज से डर लगता है। इसलिए चाइना ने एक अल्टरनेटिव रूट निकालने की कोशिश की और उसने सोचा एक ग्वादर पोर्ट बनाया जाए, इस ग्वादर पोर्ट से होते हुए पहले रोड से फिर ट्रेन से सारा सामान कहां पहुंचे, चाइना। तो चाइना ने अपनी आर्मी के थ्रू, साथ में अपने इंजीनियर के थ्रू सीपैक को डेवलप कर दिया, लेकिन और किसी कंट्री ने यहाँ पे ना इंपोर्ट किया ना एक्सपोर्ट किया। तो इससे पाकिस्तान को इतनी इनकम नहीं हुई जितना कर्ज ले लिया। साथ में चाइना ने जब इनका कर्ज नहीं चुका पाए तो चाइना ने धीरे धीरे बोला जब कर्ज चुका ही नहीं पा रहे तो भैया ये टेरिटरी को लीज पे दे दो, सेम ऐसे जैसे श्रीलंका में हुआ। और ये ऐसे इंसिडेंट है जैसे आपके घर में या आप लोग खुद किसी से उधार पैसा ले लो और तुम्हारे पास उसके उधार चुकाने के पैसे नहीं, तो तुम उसकी बात मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा, क्योंकि तुम्हारी जो गर्दन है उसके पैरों के तले दबी हुई। सेम ऐसा पाकिस्तान के साथ हुआ, प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, बेनिफिट चाइना को मिला लेकिन पाकिस्तान को कुछ बेनिफिट नहीं मिला। और इस सीपैक वाले एरिया में अब धीरे धीरे पाकिस्तान की जगह चाइना की जो आर्मी है वो रहती है, और जब पाकिस्तान के लोग यहाँ जाते हैं तो काफी ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, फाइट होती है काफी ज्यादा। तो उनके लोगों को ही, खासकर बलूच लोगों को उनके ही एरिया में जाने नहीं दिया जाता और बोलते हैं कि आप लोग टेररिस्ट हो, आप लोग यहाँ पे बम फोड़ने आए हो। ये सारी चीजें उनके साथ होती हैं जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में भी अगर ऐसा हो कि हम भाई जम्मू कश्मीर में डेवलप करें तो जम्मू कश्मीर वाले लोगों को हम बोले भाई तुम यहाँ से भागो, ये तुम्हारे लिए नहीं, तो उन्हें भी अजीब लगेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, इसलिए बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। पहले उन्हें थोड़ा सा अवसर दिखा था कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जब बाद में पता चला भैया यहाँ पे तो लेबर का काम भी चाइनीज लोग कर रहे हैं। चाइना बड़ा चालाक है, सारा सामान खुद बनाता है, रेलवे की पटरियां तक खुद लेके आता है, लेबर भी यहाँ सीपैक में काम कर रही है खुद की है। पाकिस्तान वालों को ना एम्प्लॉयमेंट मिला, बस पैसा चला गया और साथ में अपनी टेरिटरी भी गई, जमीन भी गई। सारा फायदा और सारे रोजगार किसको मिले, चाइना के लोगों। इस वजह से पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट एक तरीके से फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ, और चाइना ने इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि भाई इसके अलावा इसको पैसे इतने देगा भी कौन,
हम लोग देख हो भी रहे हैं। और साथ में ये दोनों लोग बात करते हैं कि भाई चाइना की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो शहद से भी मीठी है, स्वीटर देन हनी। शहद से भी मीठी है, हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। तो ये इन दोनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट है कि हम दोनों की दोस्ती, फ्रेंडशिप स्वीटर देन हनी, शहद से भी मीठी और हिमालय से भी ऊंची। ये कुछ लाइनें होती हैं जो आप यूज कर सकते हो जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखते हो या ऐसे लिखते हो। तो ये लाइनें बहुत काम की होती हैं, इन वर्ड को टीचर खोजता है। तो स्वीटर देन हनी, शहद से भी मीठी, ग्रेटर देन हिमालय, हिमालय से भी ऊंची, और साथ में डीपेस्ट देन ओशियन, समुद्र से भी गहरी। ऐसी हमारी दोस्ती है। लेकिन इस दोस्ती का ज्यादातर फायदा चाइना ही उठा रहा है। चाइना को काफी बेनिफिट मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच राइवलरी का, क्योंकि एक तो उसे जो एशिया में टक्कर वाले वाले एक देश है वो है इंडिया। तो उसे लगता है चाइना को कि पाकिस्तान ऐसा कार्ड है जिस इशू में इंडिया को उलझाए रखा जा सकता है। तो वो चाहता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच राइवलरी या जो ये दौड़ है ये बनी रहे। तो इंडिया को थोड़ा सा पीछे किया जा सकता है, और वो नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन अच्छे हों। लेकिन पाक चाइना ये भी नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन ज्यादा खराब हो। क्यों? क्योंकि उससे उसका सीपैक प्रोजेक्ट रुक जाता है। क्योंकि इंडिया अगर उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान में भी टर्मोइल होगा, और पाकिस्तान में भी टर्मोइल होगा तो चाइना के सोल्जर भी रहते हैं, चाइना भी वहां पर डेवलपमेंट कर रहा, उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए चाइना भी ये नहीं चाहता। लेकिन चाइना इस चीज का बेनिफिट काफी ज्यादा उठाता है और कोशिश करता है कि कैसे पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाई जाएं और इसे इंडिया के साथ उलझाया जा सके। और इशुओं की बात करें, एक इशू है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। सियाचिन ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, काराकोरम में। और इस सियाचिन ग्लेशियर से ही एक रिवर निकलती है जो इंडस की ट्रिब्यूट, वो है नुब्रा। हुआ क्या, जब आजादी मिली तो हम लोगों को लगा इतना ऊंचाई पे बॉर्डर बांटने की क्या जरूरत है, सियाचिन पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, एक ग्लेशियर है। तो हमें लगा इसके लिए क्या लड़ना, इसके लिए लड़ना ऐसे ही है जैसे दो गंजे व्यक्ति एक कंगे के लिए लड़ रहे हो कि मैं बाल काटूंगा, मैं बाल काटूंगा। तो दोनों को यही लगा कि इसके लिए कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन 1984 में पाकिस्तान ने थोड़ी सी गुस्ताखी कर दी। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजकर सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल कर लिया और अपना फ्लैग लगा दिया। इंडिया को ये बात पता चली कि भाई पाकिस्तान ने थोड़ा सा गुस्ताखी करके वहां पर अपना फ्लैग लगा दिया। तो 1984 में इंडिया ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर की तरफ बढ़ी। वहां पर थोड़ा सा वॉर हुआ, छोटा सा। ये वॉर ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला वो हमारे लोग हैं ही नहीं, वो टेररिस्ट लोग हैं, जम्मू कश्मीर से आए। इंडिया बोला अच्छी बात है, हम इन टेररिस्टों को मार देते हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं। इंडिया ने इनको हरा दिया, और फिर तब से हमारी इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पर रहती। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर दो देश लड़ते हैं आपस में। सियाचिन ग्लेशियर का इंपोर्टेंस क्या है, क्यों इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लगाया? जब ये बात उठी पार्लियामेंट में तो नेहरू जी बोले थे कि क्या सियाचिन के ऊपर लड़ना, वो तो पूरा डेजर्ट है, कौन जाएगा। तो एक पार्लियामेंट में पर्सन थे, उनके सिर पे बाल नहीं थे।
वो अपनी टोपी उतारे और बोले, नेहरू जी मेरे सिर पे बाल नहीं है, तो क्या इस चक्कर में अपनी गर्दन कटवा दूं? तो आप ऐसे ही बात कर रहे हो कि अगर कोई चीज फर्टाइल नहीं है तो उस जमीन को दूसरे को दे दे, ऐसे कैसे दे दो? क्या फ्यूचर में उसका यूज नहीं हो सकता? तो ये सारी चीजें उठी। तो उसके बाद हमारी पॉलिसी हमेशा रही है कि इंडिया की टेरिटरी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे डेजर्ट हो या कोई भी हो, सबका एक इम्पोर्टेंस है। और हम लोगों को अपने सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करना है। और सियाचिन ग्लेशियर का हमें बहुत फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के दोनों तरफ हमारे जो दुश्मन है, पाकिस्तान और चीन का एरिया दिखता है। इधर वाला जो एरिया है 1962 में चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जम्मू कश्मीर का, जिसे कहते हैं अक्साई चिन। इधर वाला एरिया ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और बीच में जो काराकोरम रेंज पड़ता है उसमें पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। तो इंडिया के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से हम मॉनिटर कर सकते हैं चाइना को और पाकिस्तान को कि वो लोग कर क्या रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। तो ये सारी चीजें हम एक तरीके से मेजर कर पाते हैं, किसकी वजह से? जम्मू कश्मीर में ये सियाचिन ग्लेशियर इंडिया की तरफ है इसलिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा मैप बना लेना। अभी जो जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखता है वो ऐसा दिखता है, ये वाला जो पार्ट है और एक इधर वाला पार्ट। ये वाला पार्ट चाइना के पास है जिसे कहते हैं अक्साई चिन। ये 1962 के इंडिया चाइना वार में चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया, तब से उसके पास। इधर वाला पार्ट जो ऊपर वाला है गिलगिट बल्चिस्तान, ये है पीओके, ये पाकिस्तान के पास है। बाकी का जो रिमेनिंग है वो इंडिया के पास। इधर वाली साइड यहां पर काराकोरम की रेंज में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हमें ऊंची हाइट से दोनों की तरफ देखने का मौका देती है। इसका मतलब हमारे पास अपर हैंड है। और साथ में जब भी आप थोड़ी सी ऊंचाई पे होते हो और अपने दुश्मन से लड़ना है, तो आप वहां से पत्थर भी फेंकोगे तो दुश्मन को ऐसे लगेगा जैसे बम फेंका हो कोई। लेकिन आप अगर नीचे रहोगे तो आपको दिक्कत होने वाली। आप गोलियां भी फेंकोगे तो वो ऐसे बरसेंगी जैसे फूल बरस रहे हो, क्योंकि मेहनत ज्यादा लगेगी। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। इसलिए इंडिया सियाचिन ग्लेशियर को नहीं छोड़। दूसरा, हम लोगों ने सुना है दुनिया का थर्ड वर्ल्ड वार वाटर पे होगा, और सियाचिन ग्लेशियर है। और ग्लेशियर जब पिघलता है तो उससे वाटर बनता है। तो हमारे वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है। देश की सिक्योरिटी और जल ही जीवन है, उसके लिए सियाचिन इंपॉर्टेंट। इसलिए हम सियाचिन को नहीं छोड़ना चाहते। और 1984 के बाद कई बार पाकिस्तान ने एग्रीमेंट रखा, कुछ रिजोल्यूशन लाए कि देखो भैया इस पे वापस आ जाते हैं। अभी कुछ साल पहले क्या हुआ, पाकिस्तान के कुछ सोल्जर, लगभग 100 सोल्जर जो थे, वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से वो किसके नीचे आ गए? बर्फ के नीचे आ गए और उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे सोल्जर चाहे इंडिया के हो पाकिस्तान के हो, वो लड़ाई से कम जो क्लाइमेट है ना, हार्ड, काफी कम टेम्परेचर रहता है, -50 डिग्री। सोचिए आप इतने -50 डिग्री पर कैसे आप रह सकते हो, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ज्यादातर सोल्जर इस वजह से नहीं मरते कि दोनों के बीच लड़ाई हुई, नहीं। उन सोल्जर को दिक्कत होती है इट्स हार्ड टेम्परेचर। और ज्यादातर टाइम यहाँ का टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। कई बार ग्लेशियर जब पिघल जाती हैं उसकी वजह से बहुत सारे सैनिक इसमें दब जाते हैं, उस टाइम भी इनको दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो वेदर है वो काफी डिफिकल्ट है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंडिया अब पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता। इंडिया को लगता है कि अगर हम वापस आएंगे तुरंत ऊपर जाएगा, इस पे कब्जा कर लेगा। तो हम इसको ये मौका ही क्यों दें कि ये इस पे कब्जा कर ले। इसलिए इंडिया इसको मौका ही नहीं।
इंडिया बोलता है भैया देख रखा है तेरा कैसा है, हम तुझे बिल्कुल मौका नहीं देंगे। इंडिया इस एग्रीमेंट से बिल्कुल हट जाता है। और इंडिया और चाइना के बीच जब हम इशू पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कैसे इंडिया और चाइना के बीच जो इशू हुआ था, उस इशू में नुब्रा रिवर के आसपास ही हम लोग लड़े थे। वो भी इसी सियाचिन ग्लेशियर के पास में जो एरिया है उस पर हमने देखा वहां कैसे लड़ाई हुई। 60 साल में पहली बार इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया चाइना के बीच हुए और कुछ हमारे सोल्जर भी उसमें शहीद हुए। तो ये सारी चीजें उससे भी जुड़ी हुई। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर ऐसा दिखता है, और अब हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया है। ये सारा जो पार्ट है जो एक तरीके से इशू वाला है या जिस पर डिस्प्यूट है, चाहे चाइना वाला हो या अदर वाला, उस सबको हम लद्दाख कहते हैं। बाकी को हमने जम्मू कश्मीर कह रखा है। ऐसे इंडिया ने दो यूटी में, यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया। तो दूसरा एक और इशू हमारे पास क्या है, सियाचिन। एक और इशू जो रहता है जिसके लिए पाकिस्तान 1965 का वॉर लड़ा था। इंडिया और पाकिस्तान के बाद बीच 1965 का वॉर जिसके लिए हुआ था, वो था गुजरात का कोस्ट, जहां पर सर क्रीक, सर क्रीक एक प्लेस है, और उस प्लेस में ही हम दोनों के बीच लड़ाई हुई। आप लोगों ने गुजरात का सुना होगा, गल्फ ऑफ खंबात, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ के आसपास ही सर क्रीक पड़ता है। सर क्रीक ने इसका नाम दिया था, उसी के नाम पे इसका नाम सर क्रीक है। डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर। पाकिस्तान का कहना है सर क्रीक का जो एरिया है वहां से एक ग्रीन लाइन जाती है, और ग्रीन लाइन से वेस्ट वाली साइड, इधर वाला एरिया पाकिस्तान का है, इधर वाला एरिया इंडिया का। लेकिन इंडिया बोलता है नहीं नहीं नहीं, ग्रीन लाइन नहीं जाती, इससे होकर एक मिडिल लाइन जाती है, और ये वेस्ट वाला पाकिस्तान का, ईस्ट वाला इंडिया। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन थोड़ी आगे है, तो वो बोलता है आगे वाली टेरिटरी हमारी है। इंडिया बोलता है नहीं नहीं, ये लाइन तुम्हारी साइड है, इसलिए वो वाली टेरिटरी हमारी है। इसको लेके काफी डिस्प्यूट रहता है। और साथ में ये क्रीक वाला जो एरिया है एक दलदली है, वेटलैंड है, वेटलैंड। और इस वेटलैंड में बहुत सारे रिसोर्स बताए जाते हैं। तो जो ज्यादातर वो है बोला जाता है इस वेटलैंड में, हो सकता है गैस हो सकता है ऑयल हो। लेकिन 1965 के वॉर में इंडिया जीत गया, तब से सारा जो सरक्रीक वाला पार्ट है वो इंडिया का पार्ट। साथ में हमारी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, नेचुरल बॉर्डर ये दलदल भूमि कर देती है। यहाँ से किसी दुश्मन का इंडिया पर अटैक करना बहुत आसान नहीं है, उसको काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए भी हम इस वाले एरिया को छोड़ना नहीं चाहते। तो सर क्रीक का इशू रन ऑफ कच्छ में भी कई बार आपसे एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, सर क्रीक कहाँ पड़ता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ में बलूचिस्तान वाला एरिया कहाँ है, ग्वादर पोर्ट कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में इनका यूज आप लोग मेंस में भी कर सकते हैं। एक इशू जिस पर इंडिया और पाकिस्तान बहुत अच्छे से काम करते हैं वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर दोनों देश कभी नहीं लड़े। 1960s में नेहरू जी के टाइम ही ये ट्रीटी हो गई। इस ट्रीटी में हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है उनका वाटर कैसे डिवाइड होगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी न्यूज में थी, क्योंकि हमारे पीएम ने जब 15 अगस्त था उस टाइम एक स्पीच दी थी, खासकर जब उरी अटैक था उस टाइम, कि वॉर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता।
एक तरफ पाकिस्तान उरी अटैक करता है, दूसरी तरफ हम उसे इंडस वाटर के थ्रू पानी दें, ये एक साथ फ्लो नहीं करेगा। अगर आप ब्लड इंडिया में पहुंचाओगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे। ये एक तरीके से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को धमकी थी कि या तो तुम सुधर जाओ, वरना हम इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। अभी हमने इनको बहुत बेनिफिट दे रखा है, और इस इंडस वाटर ट्रीटी में जो मीडिएटर किया वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएशन किया था। तो पहले आपसे पूछा जाता है कि किसने इसको करवाया? वर्ल्ड बैंक। और हमें पता है इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी जो उसकी सहायक हैं। इंडस रिवर है, उससे मिलने वाली चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ये इंडस वाटर की कुछ रिवर है। तो हमें दिखता है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, मैं इधर लिख देता हूं, और सतलुज, ये रिवर है। इस एग्रीमेंट में हमने क्या डिसाइड किया कि भाई जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है 3, इंडस, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये इसकी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। और रावी, ब्यास, सतलज, इसका पूरा पानी इंडिया यूज करेगा। लेकिन इंडिया को इंडस, झेलम, चिनाब का 20% मिलेगा। लेकिन हमने इसको काफी ज्यादा लिबरल किया, ज्यादातर वाटर हमने पाकिस्तान को ही दे दिया, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी इस वाटर पे डिपेंड है। लेकिन ये बोला जाता है कहीं ना कहीं हमने ज्यादा सॉफ्टवेयर दिखा दी, वरना 50-50 कम से कम करना चाहिए था। अभी क्या चलता है, 60% पाकिस्तान के पास, 40 इंडिया के पास। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दिक्कत होती है। साथ में हम डैम बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान डैम नहीं बनाने देता। लेकिन इतने सारे वार हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 1965 का हुआ, उसके बाद 1971 का हुआ, उसके बाद कारगिल वार हुआ 1999 का। लेकिन इस ट्रीटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये ट्रीटी जैसी थी वैसी बनी रही। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के फायदे में थी, इंडिया ने कभी इसको छेड़ा नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो इस ट्रीटी को भी रिन्यू किया जाएगा। और इस ट्रीटी में प्रोविजन है, पहले तो हर साल में 2 बार मीटिंग होती है दोनों देशों के लोगों की। कुछ इंडिया के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ पाकिस्तान के, जो वाटर से रिलेटेड इशू को डिस्कस करते हैं। दूसरा बोला गया, अगर दोनों के बीच कोई इशू होता है तो पहले बायलेटरल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होती तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक मीडिएटर करेगा। वर्ल्ड बैंक एक एक्सपर्ट बंदे को हायर करेगा, वो एक तरीके से मीडिएटर। पाकिस्तान अभी आरोप लगाता है कि इंडिया ने धीरे धीरे इन रिवरों पर डैम बना दिए हैं, इस वजह से पानी कम हो गया है। और साथ में कुछ लीडर तो उनके दावा करते हैं कि भाई इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रखे हैं, कहां पर? इंडस के कुछ रिवरों पर। इस वजह से इंडिया पानी में से सारी ताकत खींच लेता है, जिसकी वजह से पानी में ताकत ही नहीं बचती, और हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसमें कोई न्यूट्रेंट नहीं बचता। तो वहां के पॉलिटिशियन उनके लोगों को पागल भी बनाते रहते हैं। इंडिया बोलता है अरे भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, और धीरे धीरे इन रिवरों के पास पानी कम हो रहा है। तो हम लोग कम नहीं कर रहे हैं, इन रिवरों में पानी ज्यादा आ रहा है। पानी का जो लॉस है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कई बार इन रिवरों में फ्लड आ जाती है, कई बार इन रिवरों में पानी कम हो जाता है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये लॉस तुम्हारा नहीं हमारा भी है। तो हम लोग डैम बना के पानी को इतना नहीं रोक रहे जितना कि ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। इसलिए इंडिया बोलता है तुम भी अपने एक्सपर्ट करो, हायर करो, रिसर्च करो इस पे कैसे हम लोग और ज्यादा इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं,
तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है भैया दोनों मिलके कमीशन बनाओ, और इस कमीशन को काम होगा कैसे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी में वाटर के लेवल को बढ़ाया जाए, साथ में हम किन क्रॉपों का यूज करें इसके आसपास वाले बेल्ट में, जिससे यहाँ के किसानों को काफी कम पानी में एग्रीकल्चर रेडी हो जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तब तो फायदा है, वरना एक दूसरे से डिबेट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इंडिया एक तरीके से पाकिस्तान को बोलता है कि भैया कमीशन बनाओ, एक्सपर्ट लोग लाओ, हम दोनों ट्राई करते हैं कि यहाँ पे वेजिटेशन खराब हुआ है नहीं, साथ में यहाँ पर राइस की क्रॉप नहीं करनी चाहिए, पहले से ही पानी कम है, तो वीट की क्रॉप करो, कोई और क्रॉप करो, बाजरा करो, मिलेट्स करो, लेकिन यहाँ पे राइस नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको ज्यादा पानी चाहिए। तो ये भी एक ट्रीटी दोनों देशों के बीच है। तो हमने लगभग सारे जो इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच थे वो देख ली। अब बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? ये देश इतने सारे इश्यूज के साथ, दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी खराब, पुराना टाइम भी अच्छा नहीं रहा, दोनों के एक दूसरे पे भरोसा बहुत कम है, ट्रस्ट डेफिसिट है, कैसे इन लोगों के बीच दोस्ती की जाए। और ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े बड़े लीडरों ने कोशिश नहीं की है, हमारे बहुत बड़े फॉरेन एक्सपर्टों ने भी कोशिश की है, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन अच्छे हो जाएं, लेकिन हुए नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे दोनों देशों को एक साथ लाया जाए? तो कुछ सॉल्यूशन आते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान से बोलता है देखो भाई, हम दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग ट्रेड के मामले पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर इशू है, बॉर्डर पे हमारी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड भी होता है। तो अगर आप ट्रेड बढ़ाना शुरू कर दो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड होना शुरू हो जाए, तो दोनों देश के लोगों को फायदा होगा। तुम्हें जो जरूरत की चीज चाहिए, जैसे तुम्हारे यहाँ आटा महंगा हो जाता है, हमसे खरीद लो, हमें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारे लोगों को सस्ता आटा मिल जाएगा। हमें जरूरत है किसी चीज की, वो हम तुमसे खरीद लेंगे, हमारे लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। तो दोनों के बीच ट्रेड रिलेशन इंप्रूव किए जा सकते हैं, और जब ये इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा होगा तो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसको खारिज कर दे, बोले नहीं करना। इंडिया बोलता है क्यों? बोले तुम चालाक बनते हो, हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, ट्रेड करते करते तुम हमें अपने ऊपर डिपेंड बना दोगे और फिर हमसे फायदा मांगोगे। अरे इंडिया बोला अरे पागल ही लगो, हम चाइना के साथ करते हैं तो चाइना हमसे फायदा उठा लेता है क्या? चाइना ये बोलता था कि भाई लाओ अपना लद्दाख हमें दे दो, हमने दे भी दिया। इंडिया बोलता है अगर आप चाहो तो इन दोनों इशूज को अलग किया जा सकता है, बॉर्डर इशू अलग है, ट्रेड का इशू अलग है, तो रिलेशन को थोड़ा डिवाइड कर दो अलग अलग बॉक्स में। हमें पता है बॉर्डर वाले इशू पे दोनों देशों की नहीं बनती, नहीं बनती, ठीक है, लेकिन इस वाले इशू पे तो बन रही है ना, इस पे आगे बढ़ते हैं, जब बॉर्डर पे होगी देख लेंगे, धीरे धीरे तो कुछ चीजें इंप्रूव हों, और जब आपकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, तो दोनों देश के लोगों को फायदा होगा, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के बीच कनेक्शन बढ़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा पॉलिटिकल सिस्टम भी सही हो जाए। एक रीजन इंडिया ये होता है। दूसरा, दोनों देशों के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती है। देखो, एक आप लोगों ने डिप्लोमेसी देखी होगी, ट्रैक वन। दो तरह की डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति होती है। ट्रैक वन क्या होता है? जिसमें बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो मिलते हैं, या बड़े बड़े प्रीमियर मिलते हैं, जैसे हमारा पीएम मिले और साथ में पाकिस्तान का पीएम बैठे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों साथ में बात करें, ये ट्रैक वन डिप्लोमेसी है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में क्या होता है? मीडिया के सामने नहीं आया जाता, क्योंकि मीडिया के सामने जैसे ही आओगे ना बहुत सारी दिक्कत होती है।
ब्रीफिंग देनी होती है, ऑफिशियल वे में बताना होता है क्या तुम्हें फायदा मिला, क्या लॉस हुआ। तो इन हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, कुछ भी चीजें नहीं कर सकते। और साथ में दोनों देशों के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा है कि हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़े। इसलिए इसमें डर भी लगता है। इसलिए हम बोलते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जिसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी। इसमें जो रिटायर ऑफिसर हैं, रिटायर इंडिया के फॉरेन ऑफिसर, वो बात करें, मीडिया में नहीं आके कहीं एक प्लेस पे बैठ जाए, थर्ड पार्टी में बैठ जाए, या पाकिस्तान के लोग इंडिया आ सकते हैं, इंडिया के लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। और ये एक तरीके से दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करे। और इसका फायदा जब ये प्रीमियर बड़े बड़े मिले तो जिन जिन चीजों पर सहमति बनी उन चीजों को डिस्कस कर लिया जाए, फिर पब्लिक के सामने रख दिया जाए। तो हम लोग ट्रैक टू डिप्लोमेसी को अपना सकते हैं। लेकिन ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ये चलती हैं झगड़े हो जाते हैं। इन अच्छी बात ये है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी जारी रही है। इस वजह से दोनों देशों के बीच सीज फायर करने में भी आसानी हुई। उरी अटैक के बाद जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसके बाद काफी ज्यादा दोनों तरफ से फायरिंग होती थी। लेकिन इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी ने उस फायरिंग के लिए एक सीज एग्रीमेंट साइन किया कि भाई तुम गोली मत चलाना, हम भी गोली नहीं चलाएंगे, दोनों देशों की गोलियां बेकार होती हैं, कोई भी नहीं चलाए। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग नेचर है। साथ में हम बोलते हैं स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। स्पोर्ट डिप्लोमेसी क्या है कि भैया वॉर मत लड़ो, एक तरफ इंडियन क्रिकेट टीम, एक तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, दोनों के बीच मैच करा लो। क्या होगा, जो आपसी लड़ाई है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। कैसे? इंडिया के लोग भी देखने आएंगे, पाकिस्तान के भी देखने आएंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। साथ में ही दोनों हथियारों से नहीं लड़ रहे, खेल की नीति से। वॉर हो रहा है दोनों के अंदर, दोनों के भावना है कि भाई इंडिया जीते, दूसरा बोल रहा पाकिस्तान जीते। लेकिन साथ में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं विराट कोहली पाकिस्तान की टीम से मिले, पाकिस्तान के लोग इंडियन टीम से मिले। ऐसे ही जैसे खिलाड़ी मिलते हैं तो एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बनता है कि यार अपने जैसे ही तो हैं। मीडिया में एक सही मैसेज जाता है, जबकि हम लोग पॉलिटिक्स लेवल पे ज्यादा बात करते हैं, वहां सही मैसेज कम जाता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। टाइम टू टाइम खेलते रहे अलग अलग स्पोर्ट्स। जैसे इंडिया में जब हॉकी का मैच हुआ था तो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान की टीम आई थी, ये भी एक अच्छी बात है। वो इंडिया में आए होंगे, उनकी मेहमान नवाजी हुई होगी, हमारे खिलाड़ी उनसे मिले होंगे, उन्होंने इंडिया के कल्चर को जाना होगा। तो वो जब अपने देश जाएंगे कुछ चीजें इंडिया के बारे में बताएंगे, कुछ तो उन्हें अच्छा फील हो। जो उनकी आर्मी उनसे बोलती रहती है इंडिया बहुत बेकार है, हमेशा हमें मारने की सोचता रहता है, वो ट्रस्ट थोड़ा सा बेकार होगा और नए ट्रस्ट बनेंगे। और आजकल आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब की दुनिया में नए नए चैनल खुल गए। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग इंडियन चीजों को दिखाते हैं, ओपिनियन कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे इंडियन लोग पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन कलेक्ट करते हैं। तो ये चीजें अच्छी हैं कि पब्लिक के लेवल पे एक दूसरे से बातचीत हो रही है इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारे इंडियन लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के सोचना चाहते हैं इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। फिर दूसरा, दोनों देशों की हिस्ट्री क्या रही है। इंडिया में तो अभी हिस्ट्री सही से पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। इंडिया के महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, जबकि इन सबका रोल है। इन इंडिया में नहीं होता ऐसा, हम मुस्लिम लीग का पूरा रोल पढ़ते हैं। साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि जिन्ना पहले कितने अच्छे थे, बाद में कैसे बेकार हुए। साथ में हम सर सैयद अहमद खां का भी रोल पढ़ते हैं, लेकिन उनके वहां ये सब नहीं पढ़ाया जाता। तो इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जरूरी है एक दूसरे के बीच इंफॉर्मेशन शेयर हो, साथ में एक दूसरे के कल्चर को भी जाने। कुछ कल्चरल इवेंट हो सकते हैं,
डिबेट कंपटीशन हो सकता है, मूवीज के थ्रू कॉपरेशन हो सकता है कि एक दूसरे देश के थ्रू इंडिया का हीरो उनके वहां जाए, उनका हीरो हमारे यहाँ आए, एक मूवी बनाए, साथ में दोनों देश के दो लोग देखें। इसमें भी एक तरीके से, क्योंकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, दोनों के बीच ट्रस्ट बनेगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। साथ में वो इंडिया की साड़ी पहने, हम उनका पठानी सूट पहने। ये सारी चीजें एक तरीके से कल्चर में जुड़ती है। उनका फूड हम खाएं, वो हमारा फूड खाएं, जबकि सबका सेम है। तो ये सारी चीजें अगर करते हैं दोनों देश तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, इंडिया तो अपनी जो बात बोलता है उस पर टिका रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, और हमारी आर्मी और साथ में और भी जो इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा उसके नीचे रहती है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। जैसे हमारे अटल जी इंप्रूव करने के लिए डिसीजन को कहां पे गए, पाकिस्तान गए 1999 में। बस से गए, जानबूझ के वाघा बॉर्डर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच बस चलाई गई, अमृतसर से लाहौर। हमारे पीएम अटल जी ने लाहौर गए बस से, किस लिए, पब्लिक को मैसेज देने के लिए। वो लाहौर गए, लाहौर में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद कुछ चीजों पर सहमति बनी कि भाई दूसरे के बीच ट्रस्ट होगा, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ही कारगिल अटैक हो गया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, पॉलिटिशियन चाहते हैं। तो वहां की आर्मी जो सारी अपनी इमेज बनाई हुई है वो इंडिया के बेस पर बनाई हुई है, और वो नहीं चाहती इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा फिर हमें पूछेगा कौन। वहां की आर्मी बहुत सारे रिसोर्स को कंट्रोल करती है, बस इस नाम पे कि इंडिया से अटैक हो सकता है, हम आपको बचाएंगे। वो मॉल भी चलाती है, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। साथ में उनके पास बहुत सारी पावर है, जब मन होता है तो गद्दी से पीएम को हटा देते हैं। आपने देखा होगा इमरान खान के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। इनका रिकॉर्ड भी रहा है कि अभी तक कोई पीएम अपना पूरा टेन्योर ही नहीं कर पाया। इस वजह से एपीजे अब्दुल कलाम ने साइन किया एग्रीमेंट, थोड़ी देर में टूट गया। तो जब भी इंडिया ट्रस्ट करने की कोशिश करता है, ऐसे ही जब पीएम मोदी का पहला टेन्योर था तो लाहौर विजिट पे वो भी गए थे, नवाज शरीफ के बेटे की शादी में। अचानक उन्होंने अपना वो बनाया था और अचानक वो पहुंच गए। अफगानिस्तान से वापस आते टाइम लाहौर गए, बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने भी थोड़ा अच्छा मैसेज दिया। लग रहा था कि दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन उससे कुछ टाइम बाद ही उरी अटैक हो गए। इससे पता चलता है कि कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो नहीं चाहते दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि उन्हें लगता है ये सारी चीजें उनके लिए लॉस की है। इस वजह से ये सारी चीजें वो करने नहीं देते, और इस वजह से हम लोगों का भी ट्रस्ट पाकिस्तान से दूर होता है। हमें लगता है इसका कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया अपनी और चीजों पर ध्यान दो, और इस चीज को मान के चलो ये एक नेगेटिव पड़ोसी है, और इसके साथ थोड़ा सा हार्डली थोड़ा सा रखना पड़ेगा, और अपनी सिक्योरिटी को ध्यान से रखना पड़ेगा। तो हम इनसे उम्मीद ना रख के अपने काम पे ध्यान दें, हम खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने आप ही दब जाएगा। तो इंडिया फिर तब से ऐसे ही, वरना पीएम मोदी ने जब पहली उनकी टर्म आई थी, सार्क के सारे देशों को बुलाया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान के नवाज शरीफ इंडिया आए, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया प्रपोजल, उनको दावत वावत मिली। उनको करीम में खाना था, दिल्ली में एक करीम है जहाँ पे नॉन वेज बहुत अच्छा मिलता है, करीम उनको भेजा गया। करीम में आराम से उस होटल में खा के आए, सारी दावत उन्हें दी। वो जब इंडिया आए अच्छी अच्छी बात करके गए, जैसे ही अपने वहां गए सारी बाजी पलट गई। तो एक तरीके से इंडिया ने कोशिश बहुत की है, लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है। जब भी हम ज्यादा कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है या कोई और रीजन हो जाता है। तो ये सारी चीजें, और बोला जाता है उसमें उनकी आर्मी का हाथ है। आर्मी नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी फिर खराब होती है। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं बेकार हो रही है,
और जितनी जल्दी हो सके हमें एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, और इंडिया के साथ जितनी जल्दी रिलेशन अच्छे होंगे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। जैसे इंडिया इनको बोलता है, देखो भाई तुम्हारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम एक तापी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, एक गैस पाइपलाइन आएगी तापी, तुर्कमेनिस्तान से आते हुए वो इंडिया पहुंचेगी। इससे गैस आएगी, कुछ गैस पाकिस्तान ले लेगा, कुछ इंडिया ले लेगा। इसमें जो गैस आएगी वो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से आएगी, और हम आपको कुछ कॉस्ट भी देंगे और साथ में इसको बिल्ड करने का सारा पैसा इंडिया उठाएगा। पाकिस्तान शुरू में बोल दिया हाँ ठीक है, लेकिन फिर बाद में बोला नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे, मना कर दिया उसने। इंडिया बोलता है अरे ऐसा डेवलप तो कर लो कम से कम, तुम्हें भी फायदा हमें भी फायदा, बोलता है नहीं कर। ऐसे ही हमने एक और एग्रीमेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच था कि भैया ये तीनों देश मिलके काम कर लें। इसमें भी पाकिस्तान को थोड़ी चिढ़ होगी, बोली तुम्हारी पहुंच बढ़ जाएगी, तुम इनके साथ ज्यादा अच्छे रेसर बन जाओगे। अफगानिस्तान में तालिबान रहता है, हमारा होल्ड है, इंडिया अगर ज्यादा बढ़ेगा तो इंडिया को फायदा मिलेगा, इससे भी उसको दिक्कत होती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट पे आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही सार्क में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के बारे में बोला, उससे भी वो भाग लिया। फिर उसके बाद उसे हम BBIN तक ले गए, जो हमने कल भी देखा था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया बार बार कोशिश करता रहता है ट्रेड अच्छा हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन अच्छे हो, लेकिन वो करता नहीं। यह एक कहो उनके जो सिविलियन है उनके हाथ में नहीं है, ये एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब जहां पर एक पोल नहीं है पावर का, बहुत सारे पोल है, अलग अलग पोलों के पास अलग अलग पावर है। इस वजह से लिए वो अलग अलग चीजों पर काम करते रहते, और पाकिस्तान में आपसी सहमति नहीं बन जाती। वरना वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, और वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि अगर साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन अच्छे हो जाएं तो साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है वो 60% से ज्यादा बढ़ सकती है, सिर्फ इन दो देशों के बीच रिलेशन अच्छे हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया के पास IT सेक्टर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया को चाहिए, रॉ मटेरियल की तरह इंडिया को मिल सकता है, और इंडिया उनको मेक इन इंडिया में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पाकिस्तान को भी फायदा मिलेगा जब इंडिया इनके ट्रांजिट रूट का यूज करेगा, पाकिस्तान को एक करना नहीं होगा। इस वजह से साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है वो कनेक्ट भी नहीं हो पाई कभी। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं एक इशू पर सेंट्रिक हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, बॉर्डर डिस्प्यूट। इस वजह से दोनों देशों की काफी ज्यादा एनर्जी लगी, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया इस चीज को समझने लगा है, इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। पाकिस्तान को अभी भी समझ नहीं आता, वो अभी भी अपने देश का सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया को ही रखता है। इस वजह से उस देश में थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ज्यादा है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अगर दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, दोनों देश ट्रेड करने लगे, या फिर हम लोग एक ऐसा एग्रीमेंट कर लें 2+1, 2+1 वही वाला है, इंडिया और पाकिस्तान तो है ही, प्लस चाइना को इंक्लूड कर ले, ये तीनों देश जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वो साथ में आ जाए, और ये सारे साथ में आ जाएं तो झगड़े थोड़े से मिटे, कम से कम इकोनॉमिक लेवल पे साथ में आ जाए, पॉलिटिकल लेवल पे ना है, बॉर्डर इशू पे ना है। तो उससे क्या होगा, साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी, और सभी देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और ये किसी के भी लिए जीरो सम गेम नहीं होगा। पाकिस्तान को अभी जीरो सम गेम लगता है, उसे लगता है इंडिया को ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, इसलिए वो इंडिया के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही नहीं करना चाहता, वो जितना है उसी पे रहना चाहता। तो ये हमने जाना पूरे हॉलिस्टिक वे में कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या क्या इशू हैं, कैसे दोनों देश अपने रिलेशन को एक तरीके से चलाते हैं,
और कैसे उनका समाधान एक तरीके से हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे समाधान आप लोग भी दे सकते हो, जैसे ऑनलाइन समिट दोनों देशों का हो सकता है। जैसे अब बहुत दिन से हमारे पीएम मिले ही नहीं है, पाकिस्तान के पीएम भी इंडिया से नहीं मिले, दोनों देशों के बीच बायलेटरल जो टॉक है बहुत दिन से बंद है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी अटैक हुई, उसके बाद 2023 में अभी सार्क मीटिंग में बुलाया था उनके फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन बड़े लेवल की जो मीटिंग है उसे बहुत साल हो गए, लगभग 2016 के बाद कोई मीटिंग हुई नहीं। तो इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच रिलेशन काफी ज्यादा खराब पोजीशन में है, और दोनों देशों को अगर रिलेशन अच्छे करने हैं तो उसके लिए मिलके काम करना पड़ेगा। तो ये इंडिया पाकिस्तान का इशू। और कोई पॉइंट किसी को लग रहा है तो वो भी हम कर सकते हैं, या फिर किसी को लग रहा है कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। किसी को पूछना है कुछ? और सब जागे हुए ना, कोई सो तो नहीं गया? तो ये हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में पूरा इशू एक तरीके से देखा। तो आप लोगों को समझ आया होगा कैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या क्या इशू होते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ एक भाई साहब थे, वो ना इंडिया है, ना इंडिया का मैप देखा, ना पाकिस्तान का, बस मैप उठाया, इंग्लैंड में ऐसे लाइन खींच रहे। उनकी वजह से ये सब बॉर्डर इशू हुए। ये रेड क्लिफ अगर सही से बॉर्डर खींच के जाते तो इतने डिस्प्यूट नहीं होते, उन्होंने बस लाइन खींच दी। पता चलता है एक फैमिली का जो घर का है, सामने वाला गेट है वो इंडिया की तरफ है, पीछे वाला गेट पाकिस्तान में पड़ता है। आधे घर को ही डिवाइड कर दिया। ना नेचुरल बॉर्डर की तरह डिवाइड किया कि भैया बीच में रिवर जा रही हो, रिवर से इधर वाला इंडिया का उधर वाला पाकिस्तान का, ऐसा कुछ नहीं। इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ब्रिटेन वालों ने भी थोड़ी ज्यादा जल्दी कर दी। अगर वो सही से डिवाइड करके जाते तो इतने बॉर्डर इशू नहीं होते। ठीक है, डिवीजन हो गया, लेकिन दोनों देश अच्छे से रह सकते थे अगर रहना चाहते। अगला जो हमारा है छोटा सा एक देश, इंडिया भूटान, और सबसे प्यारा देश वर्ल्ड का, आप कह सकते हो। भूटान वाले लोग बिल्कुल एकदम अपनी शांति वाली लाइफ जीते हैं। वर्ल्ड में जीडीपी पर फोकस किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये लोग नहीं, इस पे नहीं करते, ये लोग करते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। हमारे देश के लोग खुश कितने हैं? काफी ज्यादा पीसफुल कंट्री, बौद्धिज्म को मानते हैं, शांति एकदम चाहते हैं, ना ज्यादा रिसोर्स चाहिए, ज्यादातर लोग शांत हैं, इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अपने देश में 60% से ज्यादा अपने इन्वायरमेंट को बचा रखा है। बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, छोटे छोटे घर में रह लेते हैं, बांस के बना, इतने ज्यादा शौक नहीं, बस अपने लोगों को खुश देखना चाहते हैं। और ये भूटान जो है, ये भी एक तरीके से बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के, ऊपर चाइना, नीचे भूटान। साथ में इसका बॉर्डर लगता है इंडिया के सिक्किम से भी। 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बना, पहले ये भी अलग देश हुआ करता। उसके बाद भूटान से अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाला जोन, ये बॉर्डर एक तरीके से लगता है। भूटान और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट है जिसे हम कहते हैं 1949 का एग्रीमेंट, 1949 एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के थ्रू भूटान की फॉरेन पॉलिसी प्लस डिफेंस, इस सब की जिम्मेदारी इंडिया। भूटान की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर है। अगर कोई भूटान पर अटैक करता है तो इंडिया आर्मी उसको प्रोटेक्ट करेगी। साथ में इस कंट्री की एम्बेसी सिर्फ एक देश में, वो है इंडिया। इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन रखता है। इसका
90% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ इंडिया से होता है। इनके यहाँ इंडिया का रुपया खूब चलता है, या रुपीज जो हमारी करेंसी है वो चलती है। इंडिया के लोग बिना वीजा के यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के लोग भी आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से इंडिया के साथ रहने वाला कंट्री हमेशा इंडिया के साथ देता है। और जब पीएम मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी फर्स्ट विजिट भूटान की हुई थी। इससे पता चलता है भूटान को हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बेशक छोटा देश है, लेकिन क्योंकि इसके साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छी है, इसलिए हम भूटान के हमेशा साथ रहे। और उसी टेन्योर में एक इशू भी हुआ, डोकलाम, एक प्लेस पड़ता है यहाँ पे डोकलाम। ये डोकलाम एक प्लेटू है। चाइना इस डोकलाम पर अपना एक रोड डेवलप करना चाहता था। एरिया है भूटान का, और ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। इसकी दूसरी तरफ से इंडिया का सिक्किम है, ऊपर चाइना है, चाइना का तिब्बत वाला पार्ट, और भूटान है। भूटान ने पहले प्यार से बोला चाइना को, भैया ऐसा मत करो, हमारा एरिया है। चाइना बोला नहीं, हमारा एरिया है। जब वो नहीं माना तो भूटान ने इंडिया को बोला भैया हमारी हेल्प करो। इंडियन आर्मी यहाँ गई और इंडिया और चाइना के बीच डोकलाम इशू हुआ। तो हम भूटान की टेरिटरी में जाके गए। साथ में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि हमें भी डर रहता है अगर चाइना ने इधर रोड डेवलप कर लिया, कल को वार हो गया तो वो इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए हम भूटान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। भूटान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग हम देते हैं, पॉलिटिशियन को ट्रेनिंग हम देते हैं, हर चीज में हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे इनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। इनको बहुत सारी इंडिया एड देता है। इंडिया के बजट में भूटान के लिए भी कुछ पैसा होता है, वो सारी चीजें भी हम देते हैं। फ्री में बहुत सारी सब्सिडी इनको देते हैं। ये सारा फायदा भूटान को मिलता है इंडिया से। लेकिन भूटान भी हमेशा इंडिया की बात मानता है। जैसे वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में भूटान ओनली कंट्री है जिसने इंडिया की बात सुनी और चाइना के इस प्रोजेक्ट में शामिल हुई। साथ में चाइना के साथ सिर्फ दो देशों का डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट। चाइना ने सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया है। एक है भूटान, दूसरा है इंडिया। और चाइना आरोप लगाता है इंडिया की वजह से भूटान से डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसे कंट्रोल करती है। तो भूटान वाले लोगों को वही समझाता है सारी चीजें, इसलिए वो खुद के साथ भी नहीं करता और वो भी। साथ में शुरू में यहाँ पे किंग रूल करते थे। 2008 में किंग ने खुद से ही बोल दिया पीसफुली, भैया देखो अब डिप्लोमेसी अपना लेते हैं, सब जगह डिप्लोमेसी है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया ने भी हेल्प की। और उसके बाद अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। यहाँ भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। किंग को इन्होंने बचाए रखा है और बोला भैया तुम इतने अच्छे आदमी हो कि हमसे भी कुछ नहीं कहा और प्यार से दे दी, इसलिए हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं। इंडिया बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर डेवलप करता है। इससे क्या करता है इंडिया, पानी से बिजली बनाता है, उस बिजली को खुद ही खरीद लेता है। तो भूटान वालों को पैसा मिलता है। लेकिन भूटान वाले बोलते हैं इंडिया बड़ा चालाक है, बनाता है ठीक है, पैसा देता है, लेकिन कम पैसा देता है, सस्ते में खरीदता है। ये इनका इशू रहता है। साथ में भूटान और इंडिया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में साथ हैं, जैसे सार्क, साथ में बिम्स्टेक, साथ में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे हैं। तो ये इंडिया भूटान का है। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री भी है, तो इसको हमने नेपाल की तरह अपना एक पोर्ट, कोलकाता पोर्ट यूज करने के लिए दे रखा है। भूटान और इंडिया के बीच ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, ना कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट है, कोई डिस्प्यूट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल पीसफुल मामला है। साथ में ये लोग एनवायरमेंट को काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं एक तरीके से, या मैनेज करते हैं, उसमें इंडिया भी इनकी हेल्प करता है। तो एनवायरमेंट के मामले पर इंडिया इन दोनों की हेल्प करता है। और एक
जो नेशनल पार्क है वो भूटान और इंडिया दोनों में दिखता है। मानस नेशनल पार्क जो इंडिया के असम वाली साइड दिखता है, वो भूटान में भी दिखता है। तो मानस नेशनल पार्क जिसे दोनों देश मिलके एक तरीके से चलाते हैं, और यहाँ पर दोनों देश मिलके काम करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये हमने जाना भूटान के बारे में। इंडिया की बहुत सारी स्कीम यहाँ पे चलती हैं, जैसे इंडिया के डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन है वो यहाँ पे चलता है, भीम ऐप, जिससे आप लोग यूपीआई कर पाते हो, एक तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन, वो सारी चीजें आपको भूटान में मिल जाएगी। बहुत सारे इंडियन लोग टूरिज्म के लिए भूटान जाते हैं, लेकिन भूटान वाले बोलते हैं देखो भैया आओ, लेकिन यहाँ आके धूम धड़का नहीं करना, चिप्स का पैकेट नहीं फेंकना, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन, हमें पैसे बेशक कम दे दो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ। तो इन्वायरमेंट को लेके काफी ज्यादा कंसर्न है। तो ये सारी चीजें हमने जानी इंडिया भूटान के बारे में। तो इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और किसी को कोई चीज समझ नहीं आई वो भी पूछ सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।